आप सुन रहे हैं कुणाल की हॉरर स्टोरी। और अगर आप नेपाल से यह कहानी सुन रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना कि रानीबन फॉरेस्ट की ये बातें सच हैं या सिर्फ लोक कथा। और अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रानीबन फॉरेस्ट, अछाम, नेपाल। एक समय यह जगह बहुत शांत और सुंदर मानी जाती थी। सुबह सुबह यहां से सूरज निकलते देखना और शाम को सूरज डूबते देखना लोगों के लिए खास अनुभव हुआ करता था। दूर दूर से लोग आते थे, कोई परिवार के साथ तो कोई अकेले, बस इस जंगल की शांति को महसूस करने। पेड़ लंबे थे, हवा ठंडी चलती थी और चारों तरफ एक सुकून था। ऐसा लगता था जैसे यह जंगल इंसान को अपने पास बुला रहा हो। लेकिन समय के साथ लोगों का आना धीरे धीरे कम होने लगा। अब कोई भी शाम के बाद रानीबन की ओर जाने से कतराने लगा। गांव में बातें फैलने लगीं। लोग धीमी आवाज में कहते थे, अब वो जगह पहले जैसी नहीं रही। कुछ कहते थे कि रात के समय जंगल के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आती है। पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उन्हें लगा यह सिर्फ हवा की आवाज होगी। लेकिन जब वही आवाज बार बार सुनाई देने लगी तो डर ने धीरे धीरे जगह बना ली। आज रानीबन फॉरेस्ट अपनी सुंदरता से ज्यादा अपने सन्नाटे के लिए जाना जाता है। एक ऐसा सन्नाटा जो सवाल पूछता है लेकिन जवाब नहीं देता। और यहीं से इस जंगल की असली कहानी शुरू होती है। अगले कुछ दिनों में रानीबन फॉरेस्ट को लेकर गांव में बातें और तेज हो गईं। लोग अब खुलकर नहीं लेकिन आपस में धीमी आवाज में उस जंगल का नाम लेने लगे थे। शाम ढलते ही माएं अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लेती थीं। बुजुर्ग लोग दरवाजे जल्दी बंद कर लेते थे। जब कोई पूछता क्या हुआ है रानीबन में तो जवाब मिलता, दिन में सब ठीक है लेकिन रात में कुछ सही नहीं लगता। एक आदमी ने बताया कि वह लकड़ी लेने जंगल के किनारे तक गया था। अभी अंधेरा पूरी तरह हुआ भी नहीं था कि उसके कानों में एक औरत के रोने की आवाज पड़ी। वह आवाज ना बहुत तेज थी न बहुत धीमी, लेकिन उसमें ऐसा दर्द था कि दिल घबरा जाए। उसने सोचा शायद कोई मदद मांग रहा हो, लेकिन जैसे ही उसने जंगल की ओर कदम बढ़ाया उसके शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसने बताया, ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। उस दिन के बाद उस आदमी ने कभी रानीबन की ओर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। धीरे धीरे ऐसी बातें और सामने आने लगीं। किसी ने कहा कि उसे चीख सुनाई दी, किसी ने कहा कि उसे रोने के साथ हंसी जैसी आवाज भी सुनाई दी। सबकी बातों में एक बात समान थी, आवाज हमेशा जंगल के अंदर से आती थी। और एक और बात, हर बार वह आवाज उसी दिशा से आती थी जहां जंगल के बीच एक बहुत पुराना पेड़ खड़ा है। अब लोग सिर्फ जंगल से नहीं, उस पेड़ के नाम से भी डरने लगे थे। रानीबन फॉरेस्ट अब सिर्फ एक जंगल नहीं रहा था, वह धीरे धीरे एक डर बन चुका था। जिस पेड़ की बात गांव में बार बार होने लगी थी वह कोई साधारण पेड़ नहीं था। वह रानीबन फॉरेस्ट के बीचों बीच खड़ा था, लंबा, बहुत पुराना और इतना घना कि दिन में भी उसके नीचे अंधेरा रहता था। गांव के बच्चे उस पेड़ को दूर से ही देखते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके पास जाए। बुजुर्ग कहते थे, उस पेड़ के नीचे ज्यादा देर मत रुकना। क्यों? इस सवाल का जवाब कोई साफ नहीं देता था। बस इतना कहते, वहां कुछ ठीक नहीं है। एक बार कुछ लड़के हिम्मत करके दिन में उस पेड़ के पास गए। सूरज ऊपर था, सब कुछ साफ दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वे उस पेड़ के नीचे पहुंचे हवा अचानक ठंडी हो गई। एक लड़के ने बताया, ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा हो। दूसरे ने कहा, मेरे कानों में धीमी सी सिसकी सुनाई दी। डर के मारे वे सभी भागकर वापस आ गए। उस दिन के बाद गांव में साफ कहा जाने लगा, उस पेड़ के पास कोई नहीं जाएगा। लोगों का मानना था कि वही पेड़ उस औरत की आत्मा से जुड़ा है जिसकी कहानी कोई खुलकर नहीं बताता। रानीबन फॉरेस्ट का वह पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वह डर का निशान बन चुका था। और जैसे जैसे लोग उस पेड़ से दूर रहने लगे जंगल की आवाजें और साफ होने लगीं। रात के सन्नाटे में अब रोने की आवाज और भी पास लगने लगी थी। उस पेड़ के बारे में जितनी बातें फैल रही थीं, उतनी ही चुप्पी एक पुरानी घटना को लेकर भी थी। गांव के लोग उस घटना का नाम लेने से बचते थे। अगर कोई ज्यादा पूछ ले तो बस इतना कहते, बहुत बुरा हुआ था, इसलिए आज जंगल ऐसा है। एक शाम कुछ लोग आग के पास बैठे थे। हवा धीमी थी लेकिन माहौल भारी। तभी एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, यह जंगल हमेशा ऐसा नहीं था। सब चुप हो गए। बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले
रानीबन फॉरेस्ट सिर्फ सुंदरता के लिए जाना जाता था। लोग निडर होकर आते जाते थे, लेकिन एक दिन एक महिला जंगल की ओर गई और वापस नहीं लौटी। पहले सबने सोचा वह रास्ता भटक गई होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता डर बढ़ता गया। कुछ दिन बाद उस महिला का नाम लोगों की जुबान पर आने लगा, पर कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। बस इतना पता चला कि उस दिन के बाद रानीबन की हवा बदल गई। रात में रोने की आवाज पहली बार उसी समय सुनी गई थी। बुजुर्ग ने आखिर में कहा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो मिट्टी में दब जाते हैं, लेकिन जंगल उन्हें भूलने नहीं देता। उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं बोला। आग बुझने लगी और सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन उस रात कई लोगों को नींद नहीं आई, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था रानीबन की कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि एक अधूरे सच की है। अगले दिन से गांव में उस महिला का नाम धीरे धीरे फिर से सुनाई देने लगा। लोग अब भी साफ साफ कुछ नहीं कहते थे, लेकिन यादें खुद रास्ता बना रही थीं। कहा जाता था वह महिला साधारण थी, गांव के काम करती थी, सबसे हंसकर बात करती थी। उसे जंगल से डर नहीं लगता था, क्योंकि पहले रानीबन डर की जगह नहीं था। उस दिन वह किसी काम से जंगल की ओर गई थी। सूरज ढल रहा था, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ था। कुछ लोगों ने उसे आखिरी बार उसी पुराने पेड़ की दिशा में जाते हुए देखा था। शाम हो गई, रात बीत गई, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। अगले दिन लोगों ने ढूंढना शुरू किया। जंगल के अंदर गए, आवाज लगाई। तभी पहली बार उसी जगह हवा भारी लगी। किसी ने बताया, ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हमें आगे नहीं जाने दे रहा। कुछ दूर बाद लोग रुक गए, उसी पुराने पेड़ के पास। वहां अजीब सी शांति थी, न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। और उसी दिन के बाद रानीबन फॉरेस्ट बदल गया। लोगों ने कहा, जो दर्द यहां हुआ है वह खत्म नहीं हुआ। और उसी दर्द ने रातों में रोने की आवाज बनकर जंगल में रहना शुरू कर दिया। अब गांव वालों को यह यकीन होने लगा था कि वह महिला जंगल को छोड़कर कभी जा नहीं पाई। उस रात रानीबन फॉरेस्ट पहली बार पूरी तरह डर बनकर सामने आया। गांव से थोड़ी दूर 3 लोग रास्ता काटकर घर लौट रहे थे। रात ज्यादा गहरी नहीं थी, चांद भी हल्का सा दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। एक आदमी ने कहा, चलो तेज चलो। तभी जंगल के अंदर से एक आवाज आई। कोई तेज चीख नहीं, बल्कि धीमी टूटी हुई औरत की सिसकी। तीनों रुक गए। आवाज इतनी पास थी कि लगा कोई उनके पीछे खड़ा है। एक ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना चाहा, वही आवाज फिर आई, इस बार और साफ, और ज्यादा दर्द भरी। उनके पैरों के नीचे मिट्टी ठंडी लग रही थी, सांस भारी हो रही थी। एक आदमी बोला, यह आवाज यहीं से आ रही है। वह दिशा सीधे उसी पुराने पेड़ की ओर जाती थी। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहां जाए। तभी हवा इतनी तेज चली कि पेड़ों की डालियां एक साथ हिल उठीं, और उसी पल आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा जंगल एकदम शांत, इतना शांत कि अपनी ही सांस सुनाई दे रही थी। वे तीनों बिना पीछे देखे भागते हुए गांव लौट आए। उस रात के बाद यह बात पक्की हो गई, रानीबन फॉरेस्ट सिर्फ कहानी नहीं है, कुछ ऐसा है जो रात के समय जाग जाता है, और जो भी बहुत पास चला जाए वह आवाज उसे सुनाई देती है। रानीबन फॉरेस्ट को लेकर डर सिर्फ आवाजों तक सीमित नहीं रहा। अब लोग कहने लगे थे कि वहां कुछ महसूस भी होता है। एक युवक ने बताया कि वह दिन में जंगल के पास से गुजरा था। सूरज ऊपर था, सब कुछ साफ दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वह पुराने पेड़ की दिशा से गुजरा, उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। उसने कहा, ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे पर किसी का हाथ रखा हो। वह तुरंत रुक गया, पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। एक और महिला ने बताया कि रात में उसने अपने घर के पास रोने की आवाज सुनी। आवाज जंगल से निकलकर गांव की तरफ आती हुई लग रही थी। उसने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन आवाज कुछ देर तक रुक रुक कर आती रही। लोगों ने नोट किया कि ये घटनाएं हमेशा उसी समय होती थीं जब अंधेरा गहराने लगता था। अब गांव के बुजुर्ग खुद भी मानने लगे थे, यह सिर्फ हवा नहीं है। उन्होंने बच्चों को सख्त हिदायत दी कि शाम के बाद रानीबन की ओर नजर भी न करें। उस पुराने पेड़ को अब लोग दूर से प्रणाम करके रास्ता बदल लेते थे, क्योंकि सबको लगने लगा था वहां सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि किसी की मौजूदगी है। एक ऐसी मौजूदगी जो दिखती नहीं, लेकिन महसूस होती है। और जैसे जैसे लोग दूर रहने लगे,
रात की आवाजें और साफ सुनाई देने लगीं, जैसे जंगल किसी को याद दिला रहा हो जो हुआ था वह अभी खत्म नहीं हुआ। उस घटना के बाद लोगों ने सोचा कि अगर जंगल से दूर रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डर अब सिर्फ रानीबन तक सीमित नहीं रहा। एक आदमी था जो रोज शाम को अपने खेत से लौटता था। उसका रास्ता जंगल के किनारे से होकर जाता था। एक दिन वह थोड़ा देर से निकला। आसमान में हल्की लालिमा थी और अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था। जैसे ही वह पुराने पेड़ की दिशा के पास पहुंचा, उसका सिर अचानक भारी हो गया। उसने बताया, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। उसने तेज चलना शुरू किया, लेकिन कदम भारी होते जा रहे थे। तभी उसके कानों में धीमी आवाज आई, रोने जैसी, लेकिन बहुत पास से। उसका शरीर एक पल के लिए सुन्न हो गया। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसी पल उसकी सांस अजीब तरह से तेज हो गई। घर पहुंचते ही वह जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था। उस रात वह आदमी तेज बुखार में पड़ गया। वह बार बार नींद में बोल रहा था, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। घर वालों ने देखा कि वह नींद में भी जंगल की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। सुबह होते होते बुखार उतर गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने बस इतना कहा, अब मैं उस रास्ते से कभी नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद गांव में यह बात पक्की हो गई, रानीबन की आत्मा सिर्फ आवाज नहीं है। अगर कोई बहुत पास चला जाए तो उसका असर इंसान पर भी पड़ता है, और यह एहसास सबसे ज्यादा उसी पुराने पेड़ के आसपास महसूस होता है। अब गांव में कोई भी यह मानने से इनकार नहीं कर रहा था कि रानीबन फॉरेस्ट में जो कुछ हो रहा है उसकी जड़ें उस पुरानी घटना से जुड़ी हैं। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने आखिरकार पूरी बात बताने का फैसला किया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि सच छुपाया न जाए। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उस महिला के साथ बहुत गलत हुआ था। उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और फिर उसी जंगल में उसकी हत्या कर दी गई। लोगों की आवाजें कांपने लगीं। कई लोगों ने पहली बार पूरी सच्चाई सुनी थी। बुजुर्ग ने आगे बताया, कुछ दिन बाद उसी पुराने पेड़ से एक आदमी लटका हुआ मिला था। वह आदमी उसी घटना से जुड़ा था। लोगों का मानना था कि अपराध के बाद वह खुद से जिंदा नहीं रह पाया। उस पेड़ को काटने की कभी किसी ने हिम्मत नहीं की, क्योंकि लोगों को लगता था वह पेड़ अब सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि एक याद है, एक ऐसी याद जो जंगल ने अपने अंदर कैद कर ली है। बुजुर्ग ने कहा, जब किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है तो उसकी पीड़ा जगह में बस जाती है, और वही पीड़ा रात में रोने की आवाज बन जाती है। अब लोगों को यह समझ में आने लगा था कि यह डर किसी बुराई से नहीं बल्कि एक अधूरे दर्द से पैदा हुआ है। लेकिन सवाल यह था, अगर सब कुछ सामने आ चुका है तो आत्मा अब भी शांत क्यों नहीं है? रानीबन फॉरेस्ट अब सिर्फ डरावना नहीं था, वह एक ऐसी जगह बन चुका था जहां दर्द और चुप्पी आज भी साथ साथ रहते हैं। सच सामने आने के बाद गांव वालों के मन में डर के साथ साथ एक सवाल भी था, अगर यह आत्मा दर्द में है तो क्या उसे शांति दी जा सकती है? गांव के बुजुर्गों ने आपस में बात की। उन्होंने तय किया कि जंगल से भागने के बजाय अब सामना करना होगा। एक सुबह सब लोग रानीबन फॉरेस्ट के किनारे इकट्ठा हुए। कोई ज्यादा अंदर जाने को तैयार नहीं था। उसी पुराने पेड़ की दिशा में सबकी नजरें थीं। बुजुर्गों ने कहा, हम यहां किसी को बुलाने नहीं बल्कि सम्मान देने आए हैं। उन्होंने वहां दीप जलाए। कुछ लोगों ने शांत स्वर में प्रार्थना की। हवा उस समय अजीब तरह से रुकी हुई थी, ना तेज ना बिल्कुल शांत। कुछ देर बाद लोगों ने महसूस किया कि जंगल का माहौल थोड़ा बदल रहा है, जैसे कोई सुन रहा हो। लेकिन तभी दूर से वही जानी पहचानी रोने की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज में गुस्सा नहीं था बल्कि थकान थी। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन बुजुर्ग वहीं खड़े रहे। उन्होंने कहा, शायद यह सिर्फ रस्म से शांत नहीं होगी। लोग समझ गए कि जो घाव इतने गहरे हों उन्हें भरने में वक्त लगता है। उस दिन के बाद गांव वालों ने एक बात तय कर ली, रानीबन फॉरेस्ट को नजरअंदाज नहीं करेंगे लेकिन उसका अपमान भी नहीं करेंगे। डर अब भी था, लेकिन उसमें समझ जुड़ चुकी थी, और जंगल अब भी चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी पहले जैसी नहीं रही। गांव में यह तय हो चुका था कि रानीबन फॉरेस्ट को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो सच्चाई को खुद देखना चाहता है। गांव का एक युवक था। वह पढ़ा लिखा था और इन बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था। उसका कहना था,
डर तभी तक रहता है जब तक हम भागते रहते हैं। एक दिन वह अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन का समय था, सूरज ऊपर था। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ा, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों के बीच रोशनी कम हो रही थी और उसी के साथ उसका मन भी भारी होने लगा। थोड़ी दूर जाकर वह रुक गया। उसके सामने वही पुराना पेड़ था। पेड़ के नीचे अजीब सी शांति थी, इतनी शांति कि कानों में अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। वह चौंक गया। चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके पैरों के नीचे मिट्टी ठंडी हो चुकी थी और उसकी सांस बिना वजह तेज चलने लगी। अचानक उसके कानों में धीमी सी सिसकी आई, बहुत पास से। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन उसी पल उसके दिल में ऐसा डर बैठा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह बिना कुछ सोचे वापस भागा। जंगल से बाहर निकलते ही उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा, वहां कुछ है और वह हमें नहीं चाहता। उस दिन के बाद उस युवक ने भी रानीबन की ओर दोबारा कदम नहीं रखा और गांव वालों को अब यह समझ में आने लगा था, कुछ जगहें सिर्फ देखने की नहीं, समझने की होती हैं। उस युवक की हालत देखकर गांव में फिर से खामोशी छा गई। जो लोग अब तक सिर्फ सुनते आए थे, अब उन्होंने डर को अपनी आंखों से देख लिया था। उस रात रानीबन फॉरेस्ट के पास रहने वाले कुछ लोगों ने एक अजीब बात महसूस की। रोने की आवाज फिर आई, लेकिन इस बार वह तेज नहीं थी। वह ऐसी थी जैसे कोई बहुत थक चुका हो। कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह गुस्सा नहीं है, यह दर्द है। उसी रात एक महिला ने सपना देखा। सपना बहुत साफ था। उसने देखा एक औरत फटे कपड़ों में उस पुराने पेड़ के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक अंतहीन उदासी थी। वह कुछ बोल नहीं रही थी, बस आंखों से देख रही थी। सुबह होते ही वह महिला कांपती हुई उठी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गांव वालों को बताया, वह आत्मा किसी को नुकसान नहीं चाहती, वह सिर्फ अपनी कहानी सुनी जाना चाहती है। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए, क्योंकि जिस जगह को वे अब तक डर की नजर से देख रहे थे, वह अब दर्द की जगह बनती जा रही थी। उसी दिन के बाद रानीबन फॉरेस्ट में अजीब बदलाव महसूस होने लगा। रोने की आवाज कम होने लगी, लेकिन जंगल का भारीपन अब भी था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। इंतजार किसी के सुनने का। और गांव वालों को अब यह एहसास हो चुका था, अगर इस कहानी का अंत चाहिए तो उन्हें डर से नहीं, सच्चाई से सामना करना होगा। अब गांव वालों को यह साफ समझ में आ गया था कि रानीबन फॉरेस्ट का डर किसी भूत की ताकत से नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी से जुड़ा है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, ये जंगल शांत नहीं होगा। फिर क्या था? कुछ पुराने लोगों को बुलाया गया, जो लोग सालों पहले यहां रहते थे। धीरे धीरे टूटी हुई बातें जुड़ने लगीं। पता चला कि उस महिला का नाम आज किसी को ठीक से याद नहीं, लेकिन वह इसी इलाके की थी। उसके साथ बहुत गलत हुआ था और जब उसने आवाज उठाने की कोशिश की तो उसकी जान ले ली गई। कहते हैं, उस रात जंगल में किसी ने उसे उस पुराने पेड़ के पास अकेला छोड़ दिया था और कुछ समय बाद उसी पेड़ से उसका हत्यारा भी लटका हुआ मिला। कोई नहीं जानता वह आत्महत्या थी या किसी सज्जा का अंत। बस उसी दिन से रानीबन फॉरेस्ट बदल गया। गांव वालों की बातें सुनते सुनते सबकी आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि वे जिस जगह से डरते रहे, वह जगह एक दर्दनाक याद अपने अंदर समेटे हुए हैं। उसी शाम सब लोग जंगल के बाहर खड़े हुए। किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सबने मन ही मन एक बात मानी, जो हुआ वह गलत था। उस रात रानीबन फॉरेस्ट अजीब तरह से शांत था। न कोई चीख, न कोई सिसकी, बस हवा धीरे धीरे पेड़ों से टकरा रही थी, जैसे कोई सुन चुका हो। लेकिन कहानी अब भी पूरी नहीं थी, क्योंकि शांति मिलने से पहले एक आखिरी कदम अब भी बाकी था। अब गांव वाले समझ चुके थे कि डर को सिर्फ छोड़ देने से कहानी खत्म नहीं होगी। एक दिन बुजुर्गों ने तय किया कि वे जंगल के पास जाकर उस आत्मा को सम्मान देंगे। सब लोग धीरे धीरे रानीबन फॉरेस्ट के किनारे इकट्ठा हुए। कुछ दीप जलाए गए, कुछ लोग धीरे धीरे प्रार्थना कर रहे थे। सबका इरादा साफ था, न डराना न रोकना, सिर्फ सम्मान और याद। जैसे ही लोग पुराने पेड़ के पास पहुंचे, हवा धीरे धीरे ठंडी हुई, लेकिन डर नहीं। अब रोने की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, बस हल्की सिसकी जैसे हवा में घुल गई हो।
बुजुर्गों ने कहा, हमने तुम्हारी कहानी सुनी, हम अब तुम्हें भूलेंगे नहीं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। और इसी बीच एक अद्भुत बदलाव महसूस हुआ। जंगल हल्का हल्का हिल रहा था, लेकिन यह डरावना नहीं था, जैसे पेड़ और जंगल सुकून से सांस ले रहे हों। लोगों ने देखा कि अब पेड़ के पास अंधेरा और भारीपन पहले जैसा नहीं रहा। यह एहसास सबके दिलों में बैठ गया। जो सही किया गया उसकी याद हमेशा रहेगी, लेकिन डर अब कम हो गया। रानीबन फॉरेस्ट धीरे धीरे एक ऐसा जंगल बन गया जहां लोग दिन में आ सकते हैं, लेकिन रात में सजग रहते हैं। और उस दिन से गांव वाले जानते थे, कुछ डर सिर्फ सुनने और समझने से घट सकते हैं। रानीबन फॉरेस्ट अब पहले जैसा नहीं था। गांव वाले जानते थे कि जंगल में एक दर्दनाक कहानी छुपी हुई है, लेकिन इस बार डर के साथ साथ समझ भी थी। लोग अब रात में जंगल के पास से गुजरते समय ज्यादा सावधान रहते थे, लेकिन भयभीत नहीं। पुराना पेड़ अब भी खड़ा था, जैसे गुजरे हुए समय की गवाही देता। कुछ लोग कहते हैं, रात में आवाजें अब भी आती हैं, लेकिन अब वह क्रोधित नहीं लगती, बस अपनी कहानी सुनाती हैं। एक युवक ने कहा, शायद यह आत्मा कभी पूरी तरह नहीं जाएगी, लेकिन हमें डर के बजाय सहानुभूति के साथ उसे याद करना चाहिए। रानीबन फॉरेस्ट अब सिर्फ डर की जगह नहीं, बल्कि एक यादगार और चेतावनी भरी जगह बन चुका था। और यहां का सवाल अब भी बरकरार है, क्या वह आत्मा सच में वहां है, या यह सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा है? जो लोग यहां आते हैं वे कहते हैं, कुछ तो है जो हमें देख रहा है, कुछ तो है जो हमें सुन रहा है। और शायद यही रानीबन फॉरेस्ट का रहस्य है। एक जंगल जो पहले सुंदर था, फिर डरावना हुआ, और अब भी एक कहानी सुनाता है जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। काठमांडू के बीचों बीच एक खुला मैदान है, टुंडी खेल। दिन में यह जगह बिल्कुल सामान्य लगती है। लोग टहलते हैं, बच्चे खेलते हैं, और दूर से देखने पर कोई यह नहीं कह सकता कि इस जमीन से कोई डर जुड़ा हुआ है। लेकिन काठमांडू में रहने वाले लोग इस मैदान को सिर्फ मैदान नहीं मानते। खासकर पुराने नेवार परिवारों में टुंडी खेल का नाम आते ही बातें धीरे हो जाती हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि यह वही जगह है जहां कभी गुरु मापा को रोका गया था। गुरु मापा का जिक्र कभी कहानी की तरह नहीं किया जाता, उसे बस एक चेतावनी की तरह याद किया जाता है। जब कोई बच्चा ज्यादा शरारत करता था तो उसे मारा नहीं जाता था, बस इतना कहा जाता था, रात में बाहर मत जाना, गुरु मापा देख लेता है। उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता था, न उसका पूरा चेहरा, न उसकी पूरी कहानी। बस इतना कहा जाता था कि वह बच्चों को उठा ले जाता है। और शायद इसी वजह से टुंडी खेल की जमीन को आज भी लोग हल्के में नहीं लेते, क्योंकि हर साल उसी मैदान में घोड़े यात्रा के दौरान घोड़े पूरी ताकत से दौड़ते हैं। लोग कहते हैं, यह सिर्फ परंपरा नहीं है, यह याद दिलाने के लिए किया जाता है कि जो चीज कभी दबाई गई थी उसे दबा ही रहना चाहिए। रात के समय टुंडी खेल आज भी शांत रहता है, लेकिन उस शांति में कुछ ऐसा है जिसे हर कोई महसूस करता है, पर कोई जोर से कहता नहीं। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते थे तो उन्हें सिर्फ गुरु मापा कहकर चुप नहीं कराया जाता था। तब बुजुर्ग थोड़ा और बताते थे। काठमांडू के पुराने इलाकों में अक्सर शाम ढलते ही माएं अपने बच्चों को घर बुला लेती थीं। कोई जोर से नहीं चिल्लाता था, बस इतना कहा जाता था, अब अंदर आ जाओ। अगर कोई बच्चा फिर भी नहीं मानता तो दादी या कोई बड़ा धीमी आवाज में कह देता, अभी टुंडी खेल के पास मत जाना। बच्चे समझ जाते थे कि यह कोई साधारण बात नहीं है। बुजुर्ग बताते थे कि बहुत पहले काठमांडू घाटी में एक ऐसा समय आया था जब बच्चे अचानक गायब होने लगे थे। किसी ने किसी को अपनी आंखों से कुछ उठाते हुए नहीं देखा था, बस इतना पता चलता था कि बच्चा शाम को बाहर गया और वापस नहीं आया। उस समय लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में एक भारी सी परछाई टुंडी खेल के आसपास देखी जाती थी। उस परछाई का नाम धीरे धीरे लोगों की जुबान पर आया, गुरु मापा। बुजुर्ग साफ कहते थे कि यह बातें डर फैलाने के लिए नहीं थीं, ये वही बातें थीं जो उन्होंने अपने बड़ों से सुनी थीं। इसी वजह से नेवार समाज में बच्चों को रात में अकेले बाहर जाने से मना किया जाता था। कोई यह नहीं कहता था कि गुरु मापा हर जगह है, लेकिन इतना जरूर कहा जाता था कि वह उसी जमीन से जुड़ा है जहां आज टुंडी खेल मैदान है। और शायद यही वजह है कि उस मैदान के बारे में बात करते समय लोग आज भी सावधान रहते हैं, क्योंकि लोक कथाएं अचानक नहीं बनती, वे पीढ़ियों तक एक ही तरह से दोहराई जाती हैं। और गुरु मापा की कहानी भी ऐसी ही एक कहानी है। हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो इन बातों को सिर्फ कहानी समझता है।
काठमांडू के एक पुराने मोहल्ले में एक लड़का रहता था। उसने गुरु मापा का नाम बचपन से सुना था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे लगने लगा कि यह सब बस बच्चों को डराने की बातें हैं। वह अपने दोस्तों से कहता था, अगर गुरु मापा सच में होता तो कोई ना कोई उसे देख चुका होता। उसके लिए टुंडी खेल बस एक मैदान था, एक खुली जगह जहां दिन में कुछ भी डरावना नहीं लगता था। एक शाम जब बाकी बच्चे घर लौट रहे थे, वह वहीं रुक गया। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। मैदान में लोग कम हो रहे थे। दूर से घोड़े बंधे होने की आवाज आ रही थी। हवा चल रही थी। उसने सोचा, इसमें डरने वाली क्या बात है। जब वह घर लौटा, दादी ने पूछा, आज देर क्यों हो गई? उसने हंसकर जवाब दिया, बस ऐसे ही। दादी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उन्होंने दिया देर तक जलाए रखा। अगले दिन वह लड़का फिर टुंडी खेल के पास गया। इस बार उसने महसूस किया कि मैदान खाली होते ही वहां की आवाजें बदल जाती हैं। कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के अंदर कुछ हिल रहा हो। उसने खुद से कहा, यह सब दिमाग का वहम है, और यही सोचकर वह वहीं रुक गया। उस रात टुंडी खेल जल्दी खाली हो गया था। सूरज डूबते ही मैदान की हवा बदलने लगी। दिन में जो जगह खुली और सामान्य लगती थी, अब वही जगह कुछ ज्यादा ही शांत हो गई थी। वह लड़का मैदान के एक किनारे खड़ा था। दूर सड़क पर लोगों की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थीं। अचानक उसे जमीन से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, ऐसी आवाज जैसे कोई चीज मिट्टी को खुरच रही हो। वह ध्यान से सुनने लगा। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन लगातार आ रही थी। उसने इधर उधर देखा, कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर भी नहीं दिखा। हवा ठंडी हो गई थी। मैदान के बीचों बीच खड़े पेड़ की पत्तियां बिना वजह हिल रही थीं। लड़के को पहली बार थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने अपने आप से कहा, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज जानवर जैसी नहीं लग रही थी। वह बहुत पास से आ रही थी और फिर अचानक रुक गई। कुछ पल पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर उसने जमीन पर लंबी सी खरोंच देखी। ऐसी खरोंच जो न तो घोड़े की थी न किसी इंसान की। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसी समय दूर से किसी बुजुर्ग की आवाज आई, अभी वहां मत रुको। लड़का पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब वह डर गया। बिना पीछे देखे वह मैदान से बाहर निकल गया। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया, क्योंकि आंख बंद करते ही उसे वही आवाज फिर से सुनाई दे रही थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ जाग रहा हो। अगली सुबह मोहल्ला देर तक नहीं जागा। आमतौर पर सुबह होते ही लोगों की आवाजें आने लगती थीं, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। एक बच्चे की मां अपने घर के बाहर खड़ी थी। वह बार बार गली की तरफ देख रही थी। उसका बेटा रोज सुबह सबसे पहले घर से बाहर निकलता था, लेकिन उस दिन वह दिखाई नहीं दिया। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबको लगा शायद कहीं खेलने चला गया होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चिंता बढ़ने लगी। घर के अंदर उस बच्चे की चप्पलें वैसे ही रखी थीं। उसका बिस्तर जैसा का तैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह रात में उठकर बाहर गया हो। धीरे धीरे आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। कोई जोर से कुछ नहीं बोल रहा था। बस एक ही बात सबके दिमाग में थी, वह कहाँ गया। जब किसी ने कहा कि उसे पिछली शाम टुंडी खेल की तरफ देखा गया था, तो माहौल और भारी हो गया। कुछ बुजुर्गों ने आपस में नजरें मिलाईं। किसी ने गुरु मापा का नाम जोर से नहीं लिया, लेकिन सब समझ गए। लड़का जिसने रात को अजीब आवाजें सुनी थीं, चुपचाप खड़ा था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, क्योंकि उसे याद आ रही थी वही खरोंच और वही आवाज। उस दिन किसी बच्चे को अकेले बाहर नहीं जाने दिया गया, और टुंडी खेल पहली बार सच में डरावना लगने लगा। उस दिन शाम होने से पहले ही मोहल्ले के बड़े लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। ऐसा बहुत कम होता था कि सब बुजुर्ग एक साथ बैठें और बच्चे सामने हों। आमतौर पर ऐसी बातें बच्चों से छुपाकर रखी जाती थीं, लेकिन उस दिन किसी ने नहीं रोका। एक बहुत बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। उन्होंने कहा कि गुरु मापा की कहानी आज की नहीं है, ये कई पीढ़ियों पुरानी है। पुराने समय में काठमांडू घाटी आज जैसी नहीं थी। खुले मैदान ज्यादा थे और लोग एक दूसरे को पहचानते थे। उसी समय लोगों ने एक अजीब बात महसूस की थी। कुछ बच्चे बिना किसी निशान के गायब होने लगे थे। कोई खून नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस खाली घर। लोगों ने इस बात को एक चेतावनी की तरह लिया। उसी दौर में गुरु मापा का नाम लोक कथाओं में आया। बुजुर्गों ने साफ कहा कि गुरु मापा को कभी भगवान नहीं माना गया और न ही कोई पूजा की गई। उसे सिर्फ एक डर की तरह याद रखा गया,
एक ऐसी चीज जिसे रोका गया था। कहा जाता है कि लोगों ने मिलकर एक रस्म निभाई थी ताकि उस डर को यहीं रोक दिया जाए, और वह जगह टुंडी खेल थी। तभी से वहां हर साल घोड़े यात्रा के दौरान घोड़े दौड़ाए जाते हैं। बुजुर्गों ने कहा, हम यह नहीं कहते कि सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन परंपराएं बिना वजह कभी नहीं बनती। यह कहकर वह चुप हो गए। कमरे में कोई आवाज नहीं थी और बच्चों ने पहली बार समझा कि गुरु मापा सिर्फ कहानी नहीं, एक याद है। घोड़े यात्रा का दिन काठमांडू में हर साल आता है। सुबह से ही टुंडी खेल के आसपास हलचल शुरू हो जाती है। लोग घरों से निकलते हैं, बच्चों के हाथ थामे जाते हैं और घोड़े सजाए जाते हैं। दिन में सब कुछ एक सामान्य त्योहार जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे शाम नजदीक आती है माहौल बदलने लगता है। बुजुर्ग बच्चों को मैदान के बहुत पास नहीं जाने देते। कोई खुलकर नहीं कहता, लेकिन सब जानते हैं कि यह सिर्फ देखने का दिन नहीं है। घोड़े जब तेज दौड़ते हैं तो उनकी टापों से जमीन कांपती है। लोग कहते हैं, यह दौड़ सिर्फ खेल नहीं है, यह याद दिलाने के लिए है कि जो चीज एक बार रोकी गई थी वह फिर उसी जगह से न उठे। उस साल घोड़े यात्रा के दौरान कुछ अजीब हुआ। घोड़े एक जगह आकर अचानक रुक गए। उनके सवार उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। कुछ घोड़े बिना किसी वजह डरकर पीछे हटने लगे। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने धीरे से कहा, ऐसा पहले नहीं हुआ। हवा भारी हो गई। टुंडी खेल की जमीन कुछ पल के लिए जैसे सांस ले रही हो। लड़का भीड़ के पीछे खड़ा था। उसे वही आवाज फिर से सुनाई दी, मिट्टी के नीचे से आती हुई, बहुत हल्की लेकिन साफ। घोड़े यात्रा की शाम अब पूरी तरह उतर चुकी थी। भीड़ थोड़ी पीछे हट गई थी। घोड़े अब भी बेचैन खड़े थे। उनकी सांसें तेज थीं और जमीन अब पहले जैसी शांत नहीं लग रही थी। लड़के को फिर से वही एहसास हुआ, जैसे कोई नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। पास खड़े एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, आज जमीन हल्की नहीं है। किसी ने उस बात पर हंसने की कोशिश नहीं की। कुछ बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन डर उन्हें महसूस हो रहा था। तभी मैदान के एक हिस्से से मिट्टी थोड़ी सी धंसी। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतनी कि लोगों का ध्यान चला जाए। घोड़ों ने जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया। उनके सवार उन्हें पीछे खींचने लगे। लड़के की नजर उसी जगह पर टिकी थी। उसे याद आ रहा था वह पहली रात, वही खरोंच, वही आवाज। किसी ने जोर से कुछ नहीं कहा, लेकिन सबको एक ही बात समझ आ रही थी, जो कुछ भी यहां रोका गया था वह पूरी तरह सोया नहीं था। घोड़े यात्रा का सबसे अहम पल अब आ चुका था। सवारों को इशारा किया गया। घोड़े एक एक करके मैदान में उतरे। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, टुंडी खेल की जमीन पूरी तरह कांप उठी। घोड़ों की टापों की आवाज आसमान तक जा रही थी। लोग सांस रोके देख रहे थे। उस कंपन के बीच एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जमीन ने फिर से हिलने की कोशिश की, लेकिन इस बार घोड़े नहीं रुके। वे दौड़ते रहे, एक के बाद एक। हर चक्कर के साथ जमीन और दबती गई। लड़के ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे पीछे हट रही हो। आवाजें अब कम हो रही थीं। घोड़े थक गए थे, लेकिन दौड़ पूरी की गई। जब सब कुछ थमा तो मैदान फिर शांत हो गया। लोगों ने एक दूसरे को देखा। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, सिर्फ राहत थी। उस रात काठमांडू में कोई तेज आवाज नहीं आई और टुंडी खेल फिर से एक मैदान जैसा लगने लगा। लेकिन हर कोई जानता था, यह शांति हमेशा की नहीं होती। घोड़े यात्रा के बाद काठमांडू की जिंदगी धीरे धीरे फिर सामान्य हो गई। बच्चे फिर स्कूल जाने लगे। लोग फिर से टुंडी खेल के पास टहलने लगे। जिस बच्चे के बारे में सब चिंतित थे, कुछ दिनों बाद वह मिल गया। वह ज्यादा कुछ नहीं बोलता था, बस इतना कहता था कि उसे याद नहीं वह वहां कैसे पहुंचा। बुजुर्गों ने उससे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि कुछ सवाल पूछे नहीं जाते। उस लड़के ने फिर कभी शाम के बाद टुंडी खेल की तरफ नहीं देखा, और जिसने पहली रात आवाजें सुनी थीं, वह भी अब वहां रुकता नहीं था। समय के साथ लोगों ने फिर वही कहना शुरू कर दिया, ये सब बस लोक कथा है। लेकिन हर साल जब घोड़े यात्रा आती है तो वही लोग अपने बच्चों का हाथ थोड़ा और मजबूती से पकड़ लेते हैं। कोई जोर से नहीं कहता, लेकिन सब जानते हैं, कुछ चीजें मानी जाएं या न मानी जाएं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाता। टुंडी खेल आज भी वैसा ही है, खुला, शांत, सामान्य। लेकिन काठमांडू में रहने वाले लोग इतना जरूर मानते हैं, जो कभी उस जमीन के नीचे रोका गया था, उसे याद रखना ही बेहतर है,
क्योंकि कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, वे सिर्फ याद दिलाने के लिए होती हैं। मैं उस समय नेपाल के पूर्वी हिस्से में काम के सिलसिले में घूम रहा था। धरान से ऊपर की तरफ एक पहाड़ी इलाका पड़ता है जहां मोबाइल नेटवर्क टूटने लगता है और रातें अचानक बहुत लंबी हो जाती हैं। वहीं एक छोटा सा गांव है, सिलिंगटार। नाम ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन आसपास के लोग इसे पहचानते हैं। सिलिंगटार में अजीब बात यह थी कि दिन में गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। लोग हंसते बोलते, खेतों में काम करते, बच्चे दौड़ते भागते। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे जाता, पूरा माहौल बदल जाता। ऐसा नहीं कि लोग डरते हुए भागते हों, बस एक सन्नाटा उत्तर आता था। दरवाजे बंद हो जाते, बाहर बैठना बंद। मैं जिस घर में रुका था वो गांव के बीच से थोड़ा हटकर था। मकान मालिक का नाम था पेम्बा राई। पहली ही रात मैंने नोटिस किया कि उसने घर का दरवाजा अंदर से कुंडी लगाते वक्त लकड़ी के एक मोटे डंडे से उसे अटका दिया। मैंने मजाक में पूछा कि चोरी का डर है क्या? वो हंसा नहीं, बस बोला, यहां चोरी करने कोई नहीं आता, यहां से ले जाने कोई आता है। उस वक्त मुझे ये लाइन बस पहाड़ी लोगों का ड्रामा लगी। खाने के बाद मैं बाहर निकलकर थोड़ा टहलने लगा। गांव के बीच एक खुला मैदान था, बड़ा नहीं लेकिन साफ दिख रहा था कि वो बहुत पुराना है। जमीन समतल थी, जैसे कभी बहुत लोग वहां जमा होते रहे हों, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता था। घास भी अजीब तरह से उगी थी, जैसे बीच बीच में किसी ने कुचल दिया हो। तभी मुझे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। न पूरी तरह धुआं, पहले वहां लाखे नाच होता था, हर साल ढोल, मास्क, पूरा गांव, लेकिन कई सालों से बंद है। मैंने पूछा क्यों? उसने बस इतना कहा, क्योंकि अब लाखे को नाच पसंद नहीं। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो नींद जल्दी नहीं आई। बाहर बहुत अजीब खामोशी थी, कीड़े भी नहीं बोल रहे थे। तभी अचानक मुझे लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज कहीं दूर जमीन पर रखी गई हो। ठप जैसी आवाज, फिर थोड़ी देर बाद वही आवाज, इस बार थोड़ी पास। ये कदमों की आवाज नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत वजनी शरीर जमीन पर अपना पूरा बोझ डालकर चल रहा हो। मैं उठकर खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन मैदान की दिशा में मुझे कुछ हलचल महसूस हुई और उसी पल अंधेरे के अंदर दो हल्की लाल चमक दिखी। आंखें नहीं थीं, बल्कि जैसे कोई बहुत देर से देख रहा हो। और तभी बहुत साफ आवाज में किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर मेरा नाम लिया। मैंने जवाब नहीं दिया। शायद यही वजह थी कि उस रात मैं जिंदा रहा। उस आवाज के बाद मैं देर तक वैसे ही खड़ा रहा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर सुनाई दे जाएगा। मेरा नाम बहुत साफ लिया गया था, जैसे कोई जानता हो कि मैं कौन हूं और यहां क्यों आया हूं। मैंने धीरे से खिड़की बंद की और बिस्तर पर वापस आ गया, लेकिन नींद आंखों से गायब हो चुकी थी। कुछ देर बाद मुझे लगा कि वो भारी चलने की आवाज फिर शुरू हो गई है। इस बार वो मैदान से हटकर घरों की तरफ आ रही थी, बीच बीच में रुकती, फिर दोबारा चलती, जैसे कोई रास्ता याद कर रहा हो। तभी पेम्बा के घर के नीचे बंधी गाय ने अचानक जोर से रंभाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में डर साफ था। कुछ ही सेकंड में वो आवाज अचानक बंद हो गई। सुबह जब मैं बाहर निकला तो गाय बिल्कुल शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और जमीन पर उसके चारों तरफ गीली मिट्टी बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने बहुत भारी कदम रखे हों। उन निशानों का शेप अजीब था, न पूरे इंसान के न किसी जानवर के। मैंने पेम्बा से रात की आवाजों के बारे में पूछा। उसने मेरी तरफ देखा, फिर मेरी आंखों से नजर हटाकर बोला कि अगर किसी ने रात में मेरा नाम लिया हो तो क्या? मैंने जवाब दिया। जब मैंने मना किया तो उसके चेहरे पर हल्की राहत आई। उसने बताया कि सिलिंगटार में एक नियम है, अगर रात में मैदान की तरफ से कोई नाम लेकर बुलाए तो जवाब नहीं देना चाहिए, चाहे आवाज कितनी ही पहचान वाली क्यों ना लगे, क्योंकि लाखे लोगों की आवाज अच्छी तरह निकाल लेता है। वो पहले डराता नहीं, पहले पहचान बनाता है। दोपहर में मैं गांव के बाकी लोगों से मिला। ज्यादातर मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई गलती कर चुका हूं। तभी एक बूढ़ी औरत जिसका नाम माया राई था मेरे पास आई। उसने मेरे हाथ की तरफ देखा और कहा कि मैंने रात में बहुत बुरा सपना देखा होगा। मैंने पूछा कैसे पता? उसने मेरी हथेली की तरफ इशारा किया। वहां मिट्टी जमी हुई थी, बिल्कुल उसी मैदान जैसी। मुझे याद नहीं कि मैंने रात में बाहर कदम रखा हो। शाम होते होते बादल फिर घिर आए।
इस बार हवा में वही भारी गंध पहले से ज्यादा थी। गांव के बच्चे अंदर बंद कर दिए गए। ढोल जो कभी शाम को बजते थे बिल्कुल खामोश थे। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ आने वाला है, और इस बार वो सिर्फ देखने नहीं आएगा। रात गहराते ही मैदान की तरफ से फिर वही धप धप की आवाज आई। इस बार वो रुक नहीं रही थी, वो सीधी गांव की तरफ बढ़ रही थी। और इसी बीच बहुत पास से फिर से किसी ने मेरा नाम लिया। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी और पहले से ज्यादा करीब। उस आवाज ने मेरे पूरे शरीर को जड़ सा कर दिया। मैं खड़ा रहा, सांस रोककर। कमरे में बिजली नहीं थी, सिर्फ बाहर का अंधेरा और हवा की हल्की सरसराहट। लेकिन अब हवा भी हल्की नहीं थी, बहुत भारी गीली मिट्टी और धुएं जैसी गंध के साथ। मैंने धीरे से खिड़की खोली, मैदान की ओर देखा। वहां कुछ हलचल थी, पहले की तरह लाल चमक नहीं, बल्कि बड़ा काली परछाई जैसी। शरीर का आकार बड़ा था, डीला सा, लेकिन बहुत भारी। कदम जमीन में दब रहे थे, हल्के से कंपन पैदा कर रहे थे। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। तभी मैंने महसूस किया, कदम सीधे नहीं थे, हर कदम उल्टा, लेकिन शरीर आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई दिशा भूल गया हो लेकिन फिर भी लक्ष्य जानता हो। मैंने अपनी आंखें जमीन की ओर झुकी। निशान उभरने लगे, भारी अजीब शेप के, जैसे कोई इंसान और जानवर के बीच का मिला जुला प्राणी हो। और निशान सीधे मेरे घर की तरफ बढ़ रहे थे। मैं अंदर खिसक गया, हाथ पांव कांप रहे थे। पेम्बा ने पीछे खड़ा होकर चुपचाप देखा। उसकी आंखों में डर और आदर दोनों थे। उसने धीरे कहा, अगर तुम उसे देखते हो जवाब मत देना, बस देखो और शांत रहो। लेकिन मैं नहीं जानता था कि शांत रहना क्या होता है जब बाहर वो मुझे देख रहा था। कुछ ही देर में खिड़की के बाहर कुछ हल्की धुन जैसी आवाज आई, ढोल की, लेकिन टूटी हुई। गांव के लोग कहते हैं कि लाखे नाच के दौरान ढोल की आवाज उसी की आत्मा की आवाज से मिलती है, और अब ये आवाज उसी टूटी हुई लय में थी। मैंने महसूस किया कि वो मेरे नाम से बुला रहा था, लेकिन कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ भाव ऐसा कि अगर मैं जवाब दूं तो सब खत्म। और तभी सबसे डरावना पल आया। मेरे कमरे की दीवार पर उसकी परछाई उभर गई। शरीर बहुत बड़ा, हाथ फैलाए हुए, आंखों की लाल चमक इतनी तेज कि कमरे में रोशनी नहीं थी, फिर भी आंखों में अंधेरा छा गया। मैं चिल्लाने लगा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली, जैसे किसी ने मेरे गले पर हाथ रख दिया हो। फिर अचानक आवाज और कदम रुक गए, लेकिन निशान मेरे कमरे के बाहर जमीन में अभी भी उभर रहे थे। मैं रात भर बैठा रहा, किसी भी हलचल के लिए तैयार। लेकिन रात खत्म हुई। सुबह गांव में लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस माया राय ने मेरे हाथ की तरफ देखा। निशान मिट्टी में अब भी हल्के से थे। उसने कहा, अगर उसने तुम्हें चुना है तो अब तुम्हें उसके रास्ते पर जाना होगा। केवल वही रास्ता तुम्हें बचा सकता है। दोपहर होते होते पेम्बा और गांव के 3 बुजुर्ग मुझे ले जाने की तैयारी करने लगे। रास्ता वहीं पुराना मैदान से होकर जाता था जहां लाखे नाच होता था। गांव के बाकी लोग अपने घरों में बंद थे, बच्चे रोशनी वाले कमरे में। कोई भी बाहर नहीं आया। जैसे ही हम मैदान की तरफ बढ़े, मुझे हर कदम पर गंध महसूस होने लगी, गीली मिट्टी, धुएं जैसी, और कहीं कहीं जमी हुई सड़न की। हवा ठंडी थी, लेकिन शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी। बुजुर्गों ने मुझे खड़ा किया और कहा कि अब मैं अकेला आगे बढ़ूंगा, पीछे कोई नहीं आएगा। अगर पीछे मुड़ूंगा या जवाब दूंगा तो लाखे मेरे पीछे आएगा। मैंने कदम बढ़ाए। जमीन पर हल्की कंपन थी, निशान उभर रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां कदम रखा हो। निशान बड़ा था, शरीर के आकार का, लेकिन पैरों का शेप उल्टा। मैंने देखा कि निशान धीरे धीरे नदी की तरफ जा रहे हैं, जहां सालों पहले किसी गांव वाले की लाश मिली थी। बुजुर्गों ने बताया कि लाखे अक्सर वही जगह चुनता है जहां पुराने अपराध, अधूरी कहानी या किसी की मृत्यु का अनसुलझा मामला हो। जैसे ही मैं निशानों के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन कानों में फुसफुसाहट आने लगी, बहुत धीमी, पहचान में आने वाली। तुम यहां हो, तुम देखोगे। मैंने जवाब नहीं दिया, सांस रोककर देखा। सामने की दिशा में हल्की लाल चमक उभरने लगी। पहली बार मैं लाखे को अपने सामने महसूस कर रहा था। शरीर बहुत बड़ा, हाथ फैलाए हुए, डीला, पर जमीन पर कदम भारी। उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। फिर अचानक
वह झुककर मेरे सामने आया, हाथ जमीन पर टिकाए, सिर या जो होना चाहिए ढीला सा झुका हुआ और आंखें लाल, इतनी तेज कि कमरे में रोशनी नहीं थी, फिर भी सब कुछ दिख रहा था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन निशान अब मेरे चारों तरफ बन रहे थे। हवा में ढोल की टूटी हुई धुन फिर बजने लगी, जैसे लाखे मुझे नाच में खींच रहा हो हर कदम के साथ। मैं घबराया, लेकिन बुजुर्गों की आवाज याद आई, देखो और शांत रहो। मैंने आंखें झुकी और तभी उसने पहला कदम बढ़ाया, बहुत भारी, इतना कि जमीन हिली। और अब मैं समझ गया कि अगर मैंने जवाब दिया या डर दिखाया तो यह खेल खत्म नहीं होगा। लाखे ने पहला कदम बढ़ाते ही पूरी हवा बदल दी। एक झोंका आया, ठंडी नहीं, भारी, जैसे कोई हाथ ऊपर से मेरी पीठ पर रख दे और धीरे धीरे दबाए। निशान चारों तरफ गहरे होते जा रहे थे। मैं जमीन पर खड़ा था, पैर कांप रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसने फिर धीरे से अपना हाथ उठाया। इस बार मेरे पास ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में उसकी ऊर्जा घूम रही हो। मैंने देखा उसके हाथ बहुत बड़े, उंगलियां लंबी, नाखून झुरझुरे, और जो सबसे डरावना था, उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ थीं, लाल, चमकदार, और अंदर कुछ बोझ सा महसूस हो रहा था। मैंने सांस रोककर खड़ा रहना ही सही समझा। बुजुर्गों की आवाज कानों में गूंज रही थी, मत देखो, शांत रहो। लाखे ने धीरे धीरे झुकते हुए अपने हाथ जमीन पर टिका दिए। फिर वह मेरे चारों तरफ घूमने लगा। निशान मेरी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कभी सीधे नहीं, उल्टी दिशा, फिर भी मेरे चारों ओर बनते हुए। फिर अचानक एक झटका, जैसे जमीन ने कांपना शुरू कर दिया हो। मैं गिरने से बचा, लेकिन पसीना बह रहा था। बुजुर्गों ने हाथ फैलाया और कहा कि अब आगे बढ़ना होगा। मैं अपने आप मैदान की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं निशानों के पास पहुंचा, मुझे जमीन पर गीली मिट्टी के साथ कुछ धब्बे दिखे। रक्त जैसे नहीं, लेकिन पुराना सड़ा हुआ पदार्थ जो अभी तक जमीन में रहा हो। बुजुर्गों ने बताया कि ये वही निशान हैं जो सालों पहले लाखे की वजह से बने थे। हवा में ढोल की टूटी हुई धुन फिर बजने लगी। ये धुन इतनी धीमी थी कि कानों में घुसती जा रही थी, कभी तेज कभी धीमी। और तभी मैंने महसूस किया कि लाखे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब सिर्फ देखने के लिए नहीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, रास्ता पूरा करो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, बुजुर्ग चुपचाप खड़े थे। उन्होंने बताया कि अगर मैं रास्ता पूरा कर दूं तो लाखे को शांति मिलेगी और मुझे बाहर निकलने देगा। लेकिन जब मैंने अगले कदम बढ़ाए, निशान अचानक मेरे चारों तरफ और गहरे हो गए, जैसे मुझे घेरे जा रहे हों। मैंने देखा लाल आंखों वाला लाखे अब सिर्फ बड़ा प्राणी नहीं रहा, बल्कि उसकी मौजूदगी हर जगह फैल गई थी। हवा, मिट्टी, गंध, सब उसके नियंत्रण में लग रहे थे। मेरे दिमाग में एक ही विचार आया, अगर मैंने गलत कदम लिया तो मुझे यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। रात गहरी थी और मैं धीरे धीरे निशानों के बीच से आगे बढ़ रहा था। बुजुर्ग मेरे पीछे थे, लेकिन उन्होंने दूरी बनाई रखी ताकि लाखे पर ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर रहे। हवा में अब और गंध घुल गई थी, गीली मिट्टी, सड़ा हुआ पदार्थ और कहीं कहीं धुआं। जैसे ही मैंने अगले कदम बढ़ाए, जमीन हल्की कंपन करने लगी। निशान खुद ब खुद मेरे चारों ओर बनते जा रहे थे, कभी मेरे बाईं ओर, कभी दाईं, और हर निशान के नीचे हल्की लाल चमक उभर रही थी। फिर मैंने देखा लाखे अचानक रुक गया। उसके हाथ जमीन पर टिके थे, शरीर झुका हुआ। उसकी आंखें इस बार बिल्कुल स्थिर मेरे हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। मैंने धीरे से सोचा कि अगर मैंने अभी पीछे मुड़कर देखा तो क्या होगा। मेरे दिमाग ने मना किया। मैंने आंखें झुकी और शांत रहने की कोशिश की। तभी मेरे कानों में वही टूटी हुई ढोल की धुन आई, अब पहले से तेज और अंदर तक गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धुन मेरे दिल की धड़कन के साथ ताल में चल रही हो। मैंने महसूस किया कि लाखे धीरे धीरे मेरे चारों ओर घूम रहा था। हर कदम के साथ उसकी उपस्थिति गहरी होती जा रही थी। निशान अब मेरे चारों ओर घेरा बना चुके थे। अचानक उसने फुसफुसाया, यहां रुको। मैंने रुका। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ ठहर गया। हवा स्थिर, मिट्टी शांत, लेकिन अंदर से कुछ और हलचल हो रही थी। फिर अचानक लाखे ने झुककर मेरे सामने जमीन पर हाथ रखा। मिट्टी हल्की सी उड़ने लगी और मैंने देखा कि हाथ के नीचे कोई पुराना कपड़ा दबा हुआ है। बुजुर्गों ने बताया कि यह वही कपड़ा है जो सालों पहले मैदान में छोड़ा गया था।
लाखे ने धीरे से झुकी हुई मुद्रा में उस कपड़े को मेरे सामने रखा। उसके बाद उसने पीछे हटना शुरू किया। उसके पीछे निशान धीरे धीरे मिट रहे थे, लेकिन गंध अभी भी हवा में थी। मैंने देखा उसकी आंखें अब मेरे ऊपर से हट गईं। पहली बार लगा कि उसने मुझे जांच लिया और संतुष्ट हो गया। बुजुर्गों ने धीरे से कहा, अब एक आखिरी कदम तुम्हें लेना होगा, तभी सब खत्म होगा। मैंने गहरी सांस ली। मेरे शरीर में डर के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिरी कदम क्या होगा। जैसे ही मैं मैदान के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां लाखे ने मुझे रोक रखा था, जमीन अचानक बहुत नरम लगने लगी। हर कदम के साथ मिट्टी हल्की सी डूबती और कंपन फैलाता। निशान अब बिल्कुल साफ नहीं थे, जैसे लाखे की मौजूदगी धीरे धीरे मिट्टी में घुल रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बुजुर्ग चुपचाप खड़े थे, आंखें जमीन की तरफ। कोई भी मुझसे मदद नहीं कर रहा था। यह मेरा अकेला सफर था। हवा में अब सिर्फ भारीपन नहीं, बल्कि एक तरह की आवाज भी थी, दूर दूर से पैरों की धीमी भारी टकटक, जैसे कोई बड़ा प्राणी बहुत धीरे धीरे चलता हो। यह आवाज मेरे कानों में घुस रही थी और शरीर में कंपन पैदा कर रही थी। मैंने देखा लाखे मेरे सामने धीरे धीरे उभर रहा था। उसकी लाल आंखें अब स्थिर थीं, शरीर झुका हुआ, हाथ जमीन पर टिके। उसके आसपास की हवा गाढ़ी और गीली लग रही थी। तभी उसने एक कदम बढ़ाया। कदम इतना भारी था कि जमीन हल्की सी हिली और उसके कदमों की दिशा उल्टी थी। फिर भी निशान मेरे चारों तरफ बनते गए। फिर अचानक उसने झुककर मेरी आंखों में देखा। यह पहली बार था कि मैं उसकी आंखों में सीधे देख रहा था। उस लाल चमक के अंदर कोई गुस्सा नहीं, बस इंतजार और अधूरापन। बुजुर्गों की धीमी आवाज कानों में गूंजी, अब रास्ता पूरा करो। मैंने देखा उसके सामने जमीन पर वही पुराना कपड़ा था। उसी पर सालों पहले लाखे की नाच की धूल जमी हुई थी। मुझे समझ आया कि मुझे उस कपड़े को सही जगह रखना होगा। मैंने कदम बढ़ाए और कपड़ा उठाया। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, हवा अचानक बहुत हल्की हुई। लाखे ने झुककर हाथ जमीन पर टिकाए रखा, लेकिन उसके निशान अब धीरे धीरे गायब होने लगे। फिर उसने फुसफुसाया, धन्यवाद। उस आवाज में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ शांति। मैंने कपड़ा वहीं पुराने निशान के पास रखा। मिट्टी हल्की हिली और लाल चमक धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात पहली बार ढोल की टूटी हुई धुन गायब हो गई। हवा सामान्य हो गई। मुझे लगा कि लाखे अब संतुष्ट हैं, लेकिन मेरे भीतर अब भी हल्की घबराहट थी, क्योंकि मैं जानता था कुछ चीजें हमेशा याद रहती हैं। अगली सुबह मैंने महसूस किया कि गांव में माहौल बदल गया था। सूरज की रोशनी पहले जैसी गर्म और हल्की नहीं थी। हवा में अब हल्की ठंडक थी, लेकिन डर नहीं। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। बच्चों की हंसी फिर सुनाई दी, लेकिन सब अब भी मैदान से दूर रह रहे थे। मैं खुद उस मैदान की तरफ गया। वहां निशान गायब थे। मिट्टी में हल्की हलचल थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। कपड़ा जो मैंने रात में रखा था अब सूख रहा था, लेकिन उसकी गंध, वही गीली मिट्टी और धुएं जैसी हल्की गंध, अब भी आसपास थी। पेम्बा ने पास आकर कहा कि लाखे अब संतुष्ट है, लेकिन उसने एक बात और जोड़ी, जो लोग इसे देख लेते हैं उनके जीवन में कुछ चीजें हमेशा बदल जाती हैं। डर हमेशा साथ रहता है, लेकिन अगर उसका रास्ता पूरा हो जाए तो वह पीछे नहीं आता। मैंने महसूस किया कि कुछ सही था। मेरे हाथों में हल्की सी कंपन थी जो रात भर थी, लेकिन अब डर और घबराहट कम थी। दिन भर मैं गांव में घूमता रहा। लोगों की बातें और व्यवहार बदल गया था, जैसे कोई अदृश्य चीज अब उनके ऊपर नहीं थी। बुजुर्गों ने बताया कि लाखे सालों से गांव को देख रहा था। जब नाच रोका गया तो वह नाराज हो गया, लेकिन अब रास्ता पूरा होने के बाद वह वापस जंगल की तरफ लौट गया। रात को मैं बिस्तर पर लेटा। पहली बार लगा कि नींद आएगी, लेकिन तभी सपनों में वही मैदान दिखाई दिया। लाल आंखें नहीं, सिर्फ परछाई। धीरे धीरे उसने मुझे मार्गदर्शन किया, जैसे कह रहा हो, तुमने सही किया, अब सुरक्षित हो। मैंने आंखें बंद कर ली। सपने धीरे धीरे गायब हुए, लेकिन मुझे अभी भी याद था, जो निशान मिट्टी में उभरते थे, जो गंध हवा में रहती थी, वो हमेशा मेरे साथ रहने वाली थी। साथ ही मैंने महसूस किया कि लाखे केवल डराने के लिए नहीं आता। वह अपने तरीके से गांव की मर्यादा और न्याय को बनाए रखता है। कुछ दिनों बाद मैं सिलिंगटार में और अधिक समय बिताने लगा। दिन सामान्य थे, लेकिन रातें अब भी अजीब महसूस होती थीं।
कभी कभी मुझे हवा में वही गंध आती, गीली मिट्टी, धुआं, हल्की सड़न। आवाज नहीं, सिर्फ एहसास, जैसे कोई अदृश्य निगरानी कर रहा हो। एक शाम मैं गांव के बुजुर्गों के साथ पुराने मैदान के पास खड़ा था। उन्होंने बताया कि लाखें हर साल नाच के दौरान मैदान की ऊर्जा चेक करता है। अगर कोई गलती करता है तो निशान उभरते हैं। मैंने पूछा कि क्या वह सिर्फ डराने के लिए आता है? हरि बहादुर ने धीरे से कहा, नहीं, लाखें इंसान को नहीं मारता, लेकिन जो चीजें अधूरी हैं उन्हें पूरा करने के लिए उसे आना पड़ता है। यही नियम है। समझो कि उसने तुम्हें चुना था, इसलिए तुम बच गए। उस समय मुझे समझ आया कि लाखें केवल भूत या दानव नहीं है, वह गांव की आत्मा का हिस्सा है। उसे सम्मान और नियम चाहिए। रात होते होते मैंने देखा कि गांव के बच्चे फिर से मैदान के पास खेल रहे थे। बुजुर्ग ने चुपचाप मुझे देखा और फिर घर की ओर चले गए। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे सपनों में लाखे की परछाई अब भी आती हैं। रात में, हल्की हवा में, कभी कभी मेरे कानों में उसकी धीमी टूटी हुई ढोल की धुन सुनाई देती है। अगली सुबह मैंने देखा कि मैदान की मिट्टी में हल्की हलचल थी। निशान पूरी तरह नहीं मिटे थे। ये याद दिला रहे थे कि वहां कभी लाखे आया था। मैंने अपने आप से कहा कि कुछ चीजें हमेशा याद रहती हैं। लाखे केवल डराने वाला नहीं, बल्कि अपनी दुनिया का संरक्षक है, और अगर उसके नियम पूरे नहीं होते तो वह फिर आता है। उस दिन मैंने तय किया कि मैं इस गांव के रहस्य को बाहर किसी को नहीं बताऊंगा। कुछ चीजें सिर्फ वही लोग जानते हैं जो वहां रहते हैं। रात गहरी थी और गांव शांत। बच्चे घर में बंद थे, बुजुर्ग खिड़की से बाहर देख रहे थे। मैं अकेला नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला हूं। वही हल्की गंध हवा में थी, गीली मिट्टी और धुएं जैसी, लेकिन अब थोड़ी तेज और करीब। मैं धीरे धीरे पुराने मैदान की ओर गया। निशान अब दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जमीन में हल्की कंपन महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य प्राणी हर कदम पर मेरा परीक्षण कर रहा हो। जैसे ही मैं मैदान में पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। लाल रोशनी नहीं थी, लेकिन गहरी परछाई उभर गई। मैंने महसूस किया कि लाखें मेरे चारों ओर हैं। शरीर ढीला, हाथ जमीन पर, पैरों की दिशा उल्टी। फिर वही टूटी हुई ढोल की धुन, कानों में इतनी धीमी और भयानक कि धड़कन रुक जाए। मैं खड़ा रहा, पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं। बुजुर्ग भी खड़े थे, पर बहुत दूर। अचानक जमीन हल्की सी हिली, निशान उभर आए चारों ओर। इस बार पैरों के निशान सीधे मेरे पैरों की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने देखा, लाखे अब सिर्फ परछाई नहीं, पूरी तरह सामने था। उसने झुककर अपने हाथ जमीन पर टिकाए और धीरे से फुसफुसाया, अब रास्ता पूरा हो चुका है, लेकिन याद रखो, जो इसे देखता है उसके साथ हमेशा रहेगा। मैंने गहरी सांस ली। वही कपड़ा जो मैंने पहले रखा था हल्की हवा में हिल रहा था। मैंने महसूस किया कि लाखे का उद्देश्य केवल डराना नहीं था, वह गांव की मर्यादा का रक्षक था, और जो इसे देख चुका उसके जीवन में हमेशा उसकी मौजूदगी की याद रहेगी। फिर उसने कदम बढ़ाए, इतना भारी कि जमीन हिली। निशान धीरे धीरे मिट गए और ढोल की टूटी हुई धुन भी गायब हो गई। हवा सामान्य हो गई। लेकिन जब मैं वापस घर लौटा तो मेरे हाथ और पैर अभी भी हल्की कंपन महसूस कर रहे थे। रात में कभी कभी सपनों में वही मैदान, वही लाल आंखें, वही टूटी हुई ढोल की धुन आती थी, और मैं समझ गया, लाखे गांव से चला गया था, लेकिन उसने मुझे हमेशा याद रखने के लिए चुना था। कुछ चीजें केवल देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन कभी पूरी तरह नहीं भुलाया जा सकता। और लाखे कभी भी, कहीं भी बस इंतजार कर रहा होता है। संध्या का समय था। काठमांडू के पुराने मोहल्ले की गलियों में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सैनिक का बेटा अर्जुन अपनी छोटी ड्यूटी के लिए टुंडी खेल के पास पहुंचा। पिता ने उसे समझाया था, अर्जुन, शाम के बाद मैदान के कुछ हिस्सों में अकेले मत रहना। कुछ चीजें जिन्हें लोग बस कहानियां मानते हैं, वे सच में परेशान कर सकती हैं। अर्जुन ने मुस्कुराया। वह बचपन से ही गुरुमापा जैसी कहानियों को बस लोक कथा मानता था। पिता, ये सब डराने के लिए बनाया गया है। मैं देखूंगा कि मैदान में कुछ भी अजीब है या नहीं। उसने अपने छोटे बैग की चाबी जांची और मैदान की ओर बढ़ा। टुंडी खेल का दृश्य दिन में जितना खुला और सामान्य था, शाम होते ही उतना ही भारी और अलग लगने लगा। पक्षियों की आवाजें कम हो गईं, हवा धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया
कि यह जगह सिर्फ खुला मैदान नहीं है। कुछ बुजुर्गों की बातें याद आई। रात के समय टुंडी खेल अकेले मत जाना। कुछ चीजें जिन्हें हमने रोका है वे परेशान कर सकती हैं। अर्जुन ने खुद से कहा, देखना तो बनता है। वह मैदान के बीच की ओर बढ़ा। जमीन शांत लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। एक पल के लिए अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ अंधेरा और हवा है, कुछ नहीं। फिर भी उसने पहली बार देखा कि टुंडी खेल में कुछ अजीब तरह की खुर्चें मिट्टी पर बनी हुई थीं। अर्जुन ने उन्हें नजदीक से देखा। वे किसी जानवर की तरह नहीं थीं और इंसानी भी नहीं। हवा की आवाजें, मिट्टी की खुर्चें और अचानक ठंडी हवा, सब मिलकर अर्जुन के अंदर धीरे धीरे डर भर रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन अंदर से महसूस हुआ कि यह जगह सच में कुछ छुपा रही है। रात गहराती गई। टुंडी खेल के चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अर्जुन अपने बैग को कंधे पर टांग कर धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ा। पिता की बातें उसकी याद में थीं। अर्जुन, रात के समय अकेले मत रहना। कुछ चीजें केवल कहानियां नहीं होती। अर्जुन ने खुद से कहा, कहानी या सच, अब मैं देखूंगा। मैदान में एक अजीब ठंडी हवा चली, इतनी ठंडी कि उसकी सांसें धुआं बनकर बाहर निकल रही थीं। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, लेकिन वहां कोई जानवर नहीं था। अचानक उसने देखा, जमीन पर हल्की हल्की खुरचें बनी हुई थीं, पिछली बार जैसी। लेकिन इस बार वह महसूस कर रहा था कि ये खुरचें बस दिखावटी नहीं हैं, कुछ अजीब वहां मौजूद था। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसने अपने हाथ में टॉर्च ली। रोशनी ने मिट्टी को चमकाया, लेकिन खुरचें और जमीन की हल्की उठान जैसे लगातार बढ़ रही थीं। थोड़ी दूर से उसने आवाज सुनी। पहली बार उसे यह महसूस हुआ कि यह जगह सच में जाग रही है। कोई चीख या रोना नहीं था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी अर्जुन की हड्डियों में ठंडक फैल गई। जैसे ही वह कदम आगे बढ़ाता, मिट्टी से हल्की ध्वनि आती, जैसे कोई अपने पंजों से खुरच रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने खुद से कहा, ये नहीं हो सकता, ये सब मेरी आंखों का खेल है। लेकिन उसके पैर खुद ब खुद पीछे हटने लगे। हवा और ठंडी हो गई और जंगल जैसी गूंज उसके कानों में आने लगी। उसे एहसास हुआ, टुंडी खेल का रात का चेहरा दिन से बिल्कुल अलग था। यह अब सिर्फ मैदान नहीं, बल्कि एक जगह जो कुछ छुपाती है बन गई थी। अर्जुन ने जल्दी से बैग की चाबी चेक की। उसने सोचा, बस थोड़ा और देखता हूं, फिर वापस। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक हल्की सी परछाई उसके सामने चली गई। वो पूरी तरह मानव जैसी नहीं थी, लेकिन उसके नाखून लंबे और चेहरे का आकार डरावना था। अर्जुन ने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था। उस रात अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि गुरु मापा सिर्फ कहानी नहीं है, यह मैदान सच में किसी चीज से भरा हुआ था। रात गहरी हो चुकी थी। टुंडी खेल का मैदान अब सुनसान और भारी लग रहा था। अर्जुन अकेला खड़ा था। सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी उसके कदमों को दिखा रही थी। उसने देखा कि जमीन पर वही खुरचें एक बार फिर बढ़ गई थीं, जैसे कोई धीरे धीरे उसके आसपास घूम रहा हो। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिल रही थीं, लेकिन आसपास कोई नहीं था। कोई भी इंसान या जानवर नहीं दिखा। अर्जुन ने अपनी सांस रोकी। उसने धीरे धीरे टॉर्च उठाई, लेकिन रोशनी से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने महसूस किया, कदमों की आवाजें उसके पास नहीं थीं, लेकिन जमीन के नीचे से हल्की हल्की खुरचने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ पल के लिए वह खड़ा रहा, लेकिन हर बार जैसे वह झुककर देखता, खुरचें उसके पैरों के पास थोड़ी बढ़ जाती थीं। अर्जुन ने खुद से कहा, यह सब सिर्फ हवा और ध्वनि का खेल है, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, हल्की सी परछाई उसके सामने चली गई। यह परछाई किसी इंसान जैसी लगती थी, लेकिन चेहरा डरावना था। लंबे नाखून, बद्धा मुंह और आंखें जैसे अंधेरे में चमक रही हों। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। हवा तेज हुई और उसके कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहट आने लगी। उसने टॉर्च से चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी चीज दिखाई नहीं दी। फिर भी डर उसे साथ साथ महसूस हो रहा था, जैसे गुरु मापा सच में वहां मौजूद हो। अर्जुन ने पहला कदम पीछे हटाया, लेकिन जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, खुरचों की आवाज तेज हो गई, जैसे कोई कह रहा हो,
यहां से मत हटो। उस रात अर्जुन ने पहली बार जाना कि कहानी में जो डर बताया गया था वह सच में मौजूद था, और वह अकेले टुंडी खेल की खुली जमीन पर सिर्फ उस डर का सामना कर रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद धीरे हो गए। जमीन के नीचे से हल्की हल्की ध्वनि लगातार आ रही थी, जैसे कोई चीज धीरे धीरे हिल रही हो। टॉर्च की रोशनी ने जमीन पर अजीब सी छायाएं बनाई। हर बार जैसे वह इधर देखता, छायाएं उसके पीछे बढ़ती। हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिल रही थीं। टुंडी खेल की जमीन ऐसी महसूस हो रही थी जैसे वहां कोई अदृश्य वजन पड़ रहा हो। अर्जुन ने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। कुछ भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन हर चीज उसके चारों ओर हल्की हल्की हिल रही थी। तभी उसने महसूस किया, जमीन की खुरचें जैसे सशक्त और जिंदा हो गई थीं। हर कदम के साथ खुरचों का पैटर्न बदल रहा था, जैसे कोई उसे धीरे धीरे घेरे में ले रहा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च को जमीन की ओर झुकाया, लेकिन रोशनी में कोई स्पष्ट रूप नहीं दिखाई दिया। फिर भी हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। शब्द नहीं, बस आवाजें। यह सच है, अर्जुन ने धीरे से कहा। गुरु मापा सिर्फ कहानी नहीं है। उसने पीछे देखा। अचानक एक बड़ी परछाई उसके सामने से गुजरी। चेहरा अब पूरी तरह नहीं दिखा था, लेकिन लंबी नाखूनों वाली हाथ की परछाई जमीन पर एक भयावह निशान छोड़ गई। अर्जुन ने कदम पीछे खींचे। हवा और ठंडी हो गई, जैसे जमीन और हवा साथ मिलकर उसे रोक रही हों। उस रात अर्जुन ने महसूस किया कि टुंडी खेल की जमीन सिर्फ मैदान नहीं थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां पुरानी कहानियां और डर अभी भी जिंदा थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे मैदान के एक पुराने हिस्से की ओर बढ़ा। वहां एक टूटी फूटी छोटी कुत्ती यानी पुरानी इमारत की खंडहर जैसी जगह थी। हवा के तेज झोंकों से धूल उड़ रही थी और हर कदम पर उसकी टॉर्च की रोशनी मिट्टी और पत्थरों से टकरा रही थी। इधर उधर देखते हुए अर्जुन ने एक छोटी लकड़ी की पेटी देखी, धूल से ढकी हुई, पुरानी और भरी हुई। उसने उसे खोला। पेटी के अंदर कुछ पुरानी किताबें और कागज पड़े थे। कुछ नोटबुक भी थीं, जिनमें बड़ी सावधानी से लिखा गया था, लेकिन अक्षरों में हल्की धुंधली लकड़ी जैसी निशानियां थीं। अर्जुन ने एक नोटबुक उठाई और धीरे से खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहली पंक्तियां बताती थीं, गुरु मापा केवल डराने के लिए नहीं था, वह बच्चों के उन हाथों से डरता था जो अपने बड़ों की बात नहीं मानते थे, जो काठमांडू घाटी में शांति और व्यवस्था को बिगाड़ते थे। उन पर उसका असर पड़ता था। अर्जुन ने देखा कि नोटबुक में चित्र भी बने हुए थे। लंबे हाथ, नुकीले नाखून, बड़े दांत और छायाओं का डरावना रूप। लेकिन चित्र में साफ लिखा था, यह किसी बुराई का प्रतीक नहीं, बल्कि एक चेतावनी और नियंत्रण का तरीका था। दूसरी पंक्तियों में लिखा था, टुंडी खेल में उसे दबाने के लिए लोग हर साल घोड़े दौड़ाते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि पुराने समय से सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने का तरीका है। अर्जुन ने महसूस किया कि गुरुमापा की कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी। यह कहानी सुरक्षा और चेतावनी का प्रतीक थी, जिसे समय के साथ एक डरावनी लोक कथा में बदल दिया गया। फिर उसने दूसरी किताब उठाई। उसमें पुराने लोगों की बातें थीं। कितनी बार बच्चों ने नियम तोड़े, कितनी बार खोए, और कैसे बुजुर्गों ने उन्हें सावधानी और अनुशासन की सीख देने के लिए गुरुमापा का नाम लिया। अर्जुन ने पहली बार समझा कि सिर्फ डर नहीं, सतर्कता और परंपरा भी इस कहानी का हिस्सा है। लेकिन इसके साथ ही उसने महसूस किया कि रात और मैदान की हल्की आवाजें और खुरचें सच में मौजूद थीं, जैसे गुरुमापा अभी भी किसी रूप में वहां है। रात गहरी हो चुकी थी। अर्जुन ने नोटबुक और किताबें बंद की और धीरे धीरे बाहर निकला। लेकिन टुंडी खेल का माहौल अब और भी भारी लग रहा था। उसने महसूस किया कि जमीन की हल्की खुरचें अब उसकी ओर बढ़ रही हैं। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया हो। अर्जुन ने खुद से कहा, यह सिर्फ डर नहीं है, कुछ सच में यहां है। उसने धीरे धीरे आसपास देखा। पेड़ों की पत्तियां अब बहुत तेज हिल रही थीं और हवा की आवाज किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, सावधान रहो, जो कभी रोका गया था वह अभी भी है। अर्जुन ने सोचा कि गुरुमापा केवल बच्चों के लिए नहीं है। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो नियम तोड़ता है या अनदेखी करता है। उसने नोटबुक में लिखी एक बात याद की,
गुरु मापा केवल डर का नाम नहीं, वह हमारे समाज की सतर्कता और अनुशासन का प्रतीक है। अगर उसे याद नहीं रखा गया तो वही डर वास्तविक हो जाता है। अर्जुन ने महसूस किया कि टुंडी खेल की खुरचें और हल्की आवाजें सिर्फ याद दिलाने के लिए हैं। यह जगह पुरानी कहानियों और चेतावनी का घर है। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, हल्की परछाई फिर उसकी ओर बढ़ी, लेकिन अर्जुन ने डर को अपनी हिम्मत से काबू में रखा। उसने धीरे से कहा, मैं समझ गया, मैं देख रहा हूं, मैं नहीं डरूंगा, लेकिन सतर्क रहूंगा। उस रात अर्जुन ने जाना कि गुरु मापा की कहानी केवल डर नहीं, बल्कि एक पाठ और चेतावनी भी है। और यही वजह है कि टुंडी खेल आज भी शांत दिखता है, लेकिन रात के समय कुछ आवाजें और हल्की खुरचें सिर्फ याद दिलाने के लिए मौजूद रहती हैं। टुंडी खेल के आसपास अब तैयारी शुरू हो गई थी। अगले दिन घोड़े यात्रा थी और लोग मैदान सजाने में व्यस्त थे। अर्जुन अपने पिता के साथ थोड़ी देर पहले ही पहुंच चुका था। दिन में मैदान सामान्य लग रहा था, घोड़े बंधे थे और लोग हंसी खुशी में व्यस्त थे। लेकिन अर्जुन जानता था कि जैसे ही सूरज डूबेगा, मैदान असली चेहरा दिखाएगा। शाम ढलते ही उसने अकेले दौड़ लगाकर मैदान के पुराने हिस्से में देखा। वहां हल्की धूल उड़ रही थी, लेकिन पिछले दिनों जैसी खुरचें और आवाजें अब बहुत तेज और स्पष्ट लग रही थीं। अचानक हवा ने तेज झोंके मार दिए। पेड़ों की पत्तियां इतनी जोर से हिली कि जैसे किसी ने उनके नीचे कुछ रखा हो। अर्जुन ने देखा, एक हल्की परछाई धीरे धीरे उसके पास बढ़ रही थी। परछाई का आकार पहले से भी बड़ा और डरावना था। लंबे नाखून, बड़े चेहरे के निशान और हवा में हल्की फुसफुसाहट। उसके कानों में धीरे धीरे सावधान रहो, मत भूलो जैसी आवाज आने लगी। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई, लेकिन इस बार उसने पीछे नहीं मुड़ा। उसने खुद से कहा, अगर डर का सामना नहीं करूंगा तो यह हमेशा मेरे पीछे रहेगा। तभी उसने महसूस किया कि जमीन की हल्की खुरचें अब एक पैटर्न में बढ़ रही थीं, जैसे गुरु मापा उसे घेर रहा हो। कदम आगे बढ़ाने पर खुरचें तेज हो रही थीं और जैसे ही रुका, वे धीमी हो गईं। अर्जुन ने टॉर्च को जमीन पर झुकाया। हल्की रोशनी में उसने देखा कि खुरचें धीरे धीरे एक डरावना निशान बन रही थीं, जैसे गुरु मापा की चेतावनी उसके सामने स्पष्ट हो रही हो। हवा में हल्की गूंज टूटी हुई इमारत की ओर से आने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह जगह सिर्फ मैदान नहीं है, यह जगह पुरानी चेतावनी और डर का प्रतीक है। उस रात अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि घोड़े यात्रा सिर्फ खेल नहीं है, यह गुरु मापा को नियंत्रित करने और याद दिलाने की रस्म है। और अगर यह रात न होती तो वह डर सिर्फ कहानियों में नहीं, सच में जिंदा हो सकता था। रात अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। टुंडी खेल का मैदान सामने से जितना खुला लगता था, पीछे से उतना ही भारी और गहरा महसूस हो रहा था। अर्जुन अकेला खड़ा था। हवा धीरे धीरे तेज हो रही थी और हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे जमीन हल्की कंपन कर रही हो। तभी उसने देखा, एक अजीब परछाई धीरे धीरे उसके पास बढ़ रही थी। पहले से बड़ी, डरावनी और तेज। लंबे नाखून, डरावना चेहरा और आंखें जो अंधेरे में चमक रही थीं। अर्जुन ने टॉर्च को जमीन की ओर झुकाया। परछाई की छाया जमीन पर हिलती हुई बड़ी आकार की खुरचें छोड़ रही थी, जैसे गुरु मापा सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति दिखा रहा हो। हवा में हल्की फुसफुसाहट उसके कानों में आने लगी, सावधान, मत भूलो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने टॉर्च से चारों तरफ देखा, लेकिन कोई साफ रूप नहीं दिखाई दिया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, परछाई भी धीरे धीरे उसके साथ चलने लगी। हर बार जैसे वह रुका, परछाई धीमी हुई, जैसे गुरु मापा उसके हर कदम पर परीक्षण कर रहा हो। अर्जुन ने महसूस किया कि गुरु मापा सिर्फ कहानी नहीं है, यह सावधानी और चेतावनी का प्रतीक है। अगर उसने डर को समझा और सतर्क रहा तो वह सुरक्षित रहेगा, और अगर अनदेखा किया तो डर वास्तविक हो जाएगा। उस रात अर्जुन ने पहली बार समझा कि गुरु मापा की परछाई और जमीन की खुरचें सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि टुंडी खेल की सुरक्षा की गारंटी है। हवा शांत हुई, लेकिन अर्जुन के दिल में डर की हल्की धड़कन हमेशा बनी रही। उसने जाना कि कहानी में जो भय था वह अब उसके अनुभव में बदल चुका था। अगले दिन सुबह टुंडी खेल में हलचल शुरू हो गई। घोड़े बंधे थे, सवार तैयार थे और लोग धीरे धीरे मैदान में जमा होने लगे। दिन में मैदान सामान्य और खुला लग रहा था,
लेकिन अर्जुन जानता था कि जैसे ही दौड़ शुरू होगी सब कुछ बदल जाएगा। शाम को जब दौड़ शुरू हुई, घोड़े दौड़ने लगे और उनकी टापों की आवाज जमीन पर गूंजने लगी। अर्जुन ने देखा कि जमीन की हल्की खुरचें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, जैसे गुरु मापा की उपस्थिति घोड़े की दौड़ के साथ जाग रही हो। घोड़ों के टापों की आवाज जमीन को हिला रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि हवा में हल्की फुसफुसाहट अब साफ और तेज हो गई थी। सावधान, पीछे मत हटो। कुछ घोड़े अचानक डर गए और पीछे हटने लगे। उनके सवार उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जमीन और हवा में ऐसा दबाव था जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ नियंत्रित कर रही हो। अर्जुन ने टॉर्च की तरह अपनी नजरें चारों ओर घुमाईं। परछाई अब साफ नहीं थी, लेकिन हर जगह हल्की हल्की हिलती दिख रही थी, जैसे गुरु मापा अपने अस्तित्व को महसूस करा रहा हो। हर दौड़ के साथ जमीन का कंपन तेज होता गया। घोड़े थक रहे थे, लेकिन दौड़ पूरी हो रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे समझा, घोड़े यात्रा सिर्फ खेल नहीं है, यह पुरानी परंपरा और गुरु मापा की शक्ति को नियंत्रित करने का तरीका है। अगर यह रस्म न होती तो डर केवल कहानी में नहीं, सच में जिंदा हो सकता था। उस रात अर्जुन ने महसूस किया कि गुरु मापा का डर कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो इसे समझता है और सावधान रहता है वह सुरक्षित रहता है। टुंडी खेल फिर शांत हो गया, लेकिन अर्जुन जानता था रात और घोड़े यात्रा की आवाजें सिर्फ याद दिलाने के लिए हैं। गुरु मापा अब भी कहीं मौजूद है। घोड़े यात्रा के बाद टुंडी खेल फिर से शांत हो गया। दिन की हल्की रोशनी में मैदान सामान्य दिख रहा था, लेकिन अर्जुन जानता था कि रात में यह जगह अलग हो जाती है। अर्जुन अकेले खड़ा था। उसने चारों ओर देखा, पेड़, मिट्टी, खुरचें सब वहीं थे, लेकिन अब वह उन्हें डर के बजाय सावधानी का प्रतीक समझ रहा था। उसने महसूस किया कि गुरु मापा केवल बच्चों के लिए नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए चेतावनी था जो नियमों और परंपरा की अनदेखी करता है। अर्जुन ने धीरे धीरे टॉर्च अपने बैग में रखी। उसने खुद से कहा, अब मैं समझ गया, डर केवल डर नहीं है, यह याद दिलाने का तरीका है। जो कभी रोका गया था वह हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए याद रखा जाता है। उसने पीछे देखा। हल्की हल्की परछाई अब दूर चली गई थी, लेकिन जमीन की खुरचें जैसे अभी भी कह रही थीं, सावधान रहो, हमेशा सतर्क रहो। अर्जुन ने जाना कि टुंडी खेल की रातें सिर्फ डरावनी नहीं हैं, यह सुरक्षा, परंपरा और चेतावनी का मेल है। वह मुस्कुराया। अब डर उसके लिए केवल एक एहसास था, एक सीख थी, और गुरु मापा की कहानी अब उसके अनुभव का हिस्सा बन चुकी थी। टुंडी खेल फिर शांत हो गया, लेकिन अर्जुन जानता था जितनी बार भी रात आएगी, गुरु मापा कहीं ना कहीं अपने अदृश्य रूप में वहां मौजूद रहेगा। कहानी खत्म हुई, लेकिन एहसास और सीख हमेशा जिंदा रहेगी।